Welcome to Biology by Vibhu, and in this video we are going to discuss about the population attributes from 12th class biology, that is from ecology portion. एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कोरोना वायरस में जो प्लाज्मा थेरापी यूज़ किया गया है, तो वो प्लाज्मा थेरापी का मैकेनिज्म क्या है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा थेरापी का मैकेनिज्म क्या होता है और प्लाज्मा थेरापी क्यों किया जाता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है, पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, पॉपुलेशन में ग्रोथ क्या है और एवरीथिंग। और इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टेप्स भी दिए हुए हैं, जिसमें कि आप टाइम स्टेप्स देख के जान सकेंगे कि कौन से एट्रीब्यूट्स के बारे में हम किस किस टाइम पर बात किए हुए हैं। तो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो इन दिस वीडियो we are going to discuss about the population attributes. Okay, population attributes ये चैप्टर हमने बायोलॉजी का जो इकोलॉजी का पोर्शन है 12th क्लास से उसी से लिया है। तो आज हम उस पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट मीन्स दीज आर द समराइज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल इन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन का क्या क्या कैरेक्टर होता है, वही कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में। सबसे पहला कैरेक्टर आता है ग्रोथ। ए पॉपुलेशन ग्रोथ कैन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ए पॉपुलेशन विथ ए टाइम। ओके, अगर हम पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल का चेंज आया है पॉपुलेशन में टाइम के साथ, उसको ही हम ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ में कंसिडर करेंगे। इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय 4 factors or 2 factors actually depending upon open और closed population। अगर population open हुआ तो वहाँ पर 4 factor काम करेंगे, अगर population closed हुआ तो वहाँ पर 2 factor काम करेंगे। तो 4 factors are like birth, death, immigration and immigration for open population and birth and death for closed population। लेकिन उनमें जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह का होता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, रिमेंबर, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इट कैन बी एक्सपोनेंशियल इफ देयर इज नो लिमिटेशन ऑन ग्रोथ। ओके, ये तब दिखाई देगा जब लिमिटेशन नहीं होगा ग्रोथ में, मतलब कि ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। वहाँ पर अबुंडेंट रिसोर्स होगा, वहाँ पर कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर काम ही नहीं करेगा और तभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता ही जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, ज्योमेट्रिक ग्रोथ हम देखेंगे, जैसे कि एक फैक्टर कांस्टेंट रहता है और उसके साथ फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होता जाता है एक फ्रैक्शन के साथ, जैसे कि आज 2 था, कल 4 हुआ, उसके बाद 8, उससे 16, उसके बाद 32, लाइक दिस। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये कभी रुकती ही नहीं। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया तो यहाँ पर क्या होगा ना, पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में एक कंसेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है ना, वो एक पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, जिससे ज़्यादा पॉपुलेशन जा ही नहीं सकता, तो उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो वो कैरिंग कैपेसिटी से जाने से पहले हम इस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में दिखता है। तो वो कर्व को हम जे शेप्ड कर्व कहते हैं। जे शेप्ड कर्व में क्या होता है ना, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है वहाँ पर इंडिविजुअल का जो नंबर होता है वो बढ़ता ही जाएगा और उसको कोई रोक ही नहीं सकेगा। तो अगर हम इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला के साथ एक्सप्रेस करें तो वो कुछ इस तरह का होगा कि dn/dt, दैट मीन्स चेंज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इनटू नंबर ऑफ पॉपुलेशन। dn/dt इज इक्वल टू r into n। बट if we express it in a closed population, then it can be dn/dt is equal to the number of birth rate minus number of death rate into the number of population, okay, b minus d, that equal to r। बट अगर हम इसको ओपन पॉपुलेशन में डिस्कस करें
तो वो कुछ इस तरह का होगा। अगर हम सिर्फ आर की वैल्यू को डिस्कस करें तो वो आर कुछ इस तरह का होगा कि बार्थ उसके साथ जो इमिग्रेट हुए हैं उसको हम ऐड कर देंगे और उसको हम माइनस कर देंगे डेथ और उसके साथ जो इमिग्रेट हो गए हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम माइग्रेशन के बारे में सोचें तो माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इमिग्रेशन, दूसरा होता है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या होता है ना, एक पॉपुलेशन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। माइग्रेशन में, इमिग्रेशन में क्या होता है ना, अगर हम हमारा जो मेन लैंड है, सपोज हम इसको एक आइलैंड में कंसिडर करते हैं। सपोज एक आइलैंड में n नंबर ऑफ पॉपुलेशन था, तो वहां पर अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉपुलेशन ऐड होता है तो वो कैसे ऐड होगा ना, अगर उस आइलैंड में कोई पैदा हो और अगर उस आइलैंड में कोई घुसा हो। अगर उस आइलैंड के अंदर कोई घुस जाता है तो उसको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम इमिग्रेशन कहते हैं। और उस पॉपुलेशन से जो नंबर है वो डिक्रीज कैसे करेगा, अगर वहाँ से कोई इमिग्रेट करता है, मतलब बाहर चला जाता है, या फिर वहाँ पर कोई मर जाता है तो वहाँ पर डेथ होगा या फिर इमिग्रेशन होगा। तो बार्थ और इमिग्रेशन को ऐड करके अगर हम डेथ और इमिग्रेशन से उसको माइनस करते हैं तभी हमें वो जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वो पता चलेगा कि ओपन पॉपुलेशन में आर क्या है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन के साथ तो हमें चेंज इन पॉपुलेशन पता चल जाएगा। तो वही होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर जे शेप्ड कर्व क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ में कोई लिमिटेशन ही नहीं होता है और ग्रोथ चलता ही जाता है। फिर आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें कि एक कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट आता है जो कि पॉपुलेशन को लिमिट करता है और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाता। जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो स्पेस और टाइम के हिसाब से वैरी करता है, मतलब कि कौन सा एरिया का हम कैरिंग कैपेसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और किस टाइम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल फैक्टर व्हिच लिमिट अ पॉपुलेशन ग्रोथ आर कलेक्टिवली नोन एज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो हमारे ग्रोथ को रेजिस्ट करता है, मतलब कि अपोज करता है। हाँ, वो हर वक्त अपोज नहीं करता, लेकिन एक मैक्सिमम नंबर अटेंड करने के बाद वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इवेंचुअली स्लोज डाउन एज द पॉपुलेशन रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। जब एक पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी की ओर बढ़ता है और उसके नज़दीक पहुंच जाता है तभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी आगे डिस्कस करेंगे। दिस रिजल्ट्स इन एन एस शेप्ड कर्व ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या होता है ना, एक एस शेप्ड पॉपुलेशन कर्व शो किया जाता है जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। ये कर्व कुछ इस तरह का होगा कि जो पॉपुलेशन है वो पहले थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेगा, फिर एक छलांग लगाएगा और उसके बाद वो जब कैरिंग कैपेसिटी के पास चला जाएगा तब वो स्लो होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो पॉपुलेशन साइज होता है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, मतलब कि वो एक स्टेबल नंबर मेंटेन करता है। यहाँ पर अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करें मैथमेटिकल फार्मूला में, तो जो चेंज इन पॉपुलेशन होता है उसको हम आर एन के साथ तो शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ हमें कैरिंग कैपेसिटी से भी कितना बचा उसको भी दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो कि एक जगह का कैरिंग कैपेसिटी होता है के, मतलब कि वहाँ पर के नंबर ऑफ पॉपुलेशन रह सकता है, लेकिन वहाँ पर एन नंबर का पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर कितना अभी भी मौजूद है। तो अगर हम के को एन से माइनस करते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर अभी भी कितना अवेलेबल है। तो के माइनस एन दैट मीन्स द अवेलेबल पॉपुलेशन और द एनवायरमेंट दैट अकोमोडेट। ओके, और अगर उसको हम के से फ्रैक्शन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए अभी भी कितना कैरिंग कैपेसिटी से बचा है। ठीक है, सो लॉजिस्टिक ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dn by dt इज इक्वल टू rn इंटू के माइनस एन बाई के। ठीक है, तो ये जो एस शेप्ड कर्व होता है ये कैरिंग कैपेसिटी के पास जाकर रुक जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इस लॉजिस्टिक ग्रोथ में
कुछ कंसेप्ट को हमें याद रखना पड़ेगा जो कि 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी नीट या फिर कोई और एंट्रेंस में आ जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कब मैक्सिमम होता है। रिमेंबर, पॉपुलेशन ग्रोथ जब नीचे होता है तब मैक्सिमम नहीं होता है, जब कैरिंग कैपेसिटी से हाफ होता है। पॉपुलेशन का जो नंबर है अगर वो कैरिंग कैपेसिटी से हाफ हुआ तभी मैक्सिमम पॉपुलेशन दिखाई देता है। जब उससे नीचे रहता है तो भी वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि वो के जो हाफ पोजीशन में है। अगर हम देखेंगे जो कैरिंग कैपेसिटी है वहाँ पर जो हाफ में जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जो एन होता है वो अगर ऑलमोस्ट 0 होगा तो जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। अगर वो के करीब चला गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, वो बिल्कुल लो हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है नाटालिटी। नाटालिटी क्या होता है ना, दिस इज द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम देखें एक पर्टिकुलर वक्त में जितना न्यू इंडिविजुअल बर्न होते हैं और या पैदा होते हैं उसको हम नाटालिटी कहते हैं। इन ए पॉपुलेशन इट एक्चुअली एड्स टू द इनिशियल डेंसिटी। अगर हम एक पॉपुलेशन में देखें तो वो जो इनिशियल पॉपुलेशन होता है उसमें ये कुछ नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है। इट एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। ये न्यू बॉर्न इंडिविजुअल जो होते हैं उनका रेट ऑफ एडिशन को ये एक्सप्रेस करता है। हियर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन सच एज फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी शुड बी डिस्कस्ड। यहाँ पर हम 2 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। एक होता है फर्टिलिटी और दूसरा होता है फिकंडिटी। जो फर्टिलिटी होता है ये एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है, लेकिन जो फिकंडिटी होता है दैट इज द पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कि अगर हम ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक फीमेल में 8 ईयर्स में एक बच्चा पैदा करना मतलब कि वो फर्टिलिटी है, दैट इज एक्चुअली प्रॉपर। बट अगर हम फिकंडिटी के बारे में बात करें तो हर 9 से 11 महीने में एक बच्चा पैदा हो सकता है रिप्रोडक्टिव एज में, तो उसको हम फिकंडिटी बोलेंगे। तो जो बर्थ रेट हुआ बी वो क्या होगा ना, नंबर ऑफ न्यू बॉर्न पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन। तो वो जो एवरेज पॉपुलेशन है वो क्या है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ न्यू बॉर्न होते हैं, चलो मान लो कि जो पॉपुलेशन है वो 20 था, लेकिन जो न्यू बॉर्न है सपोज 10 न्यू बॉर्न हो गए एक ईयर में, उसके बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा ना 30 हो जाएगा। लेकिन जो 30 होता है वो असल में एवरेज पॉपुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 30 बाद में हुआ है, पहले 20 था, 20 के ऊपर 20 पैदा हुआ है, तो हमें 20 को ही फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। मतलब कि 10 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम जान सकेंगे कि कितना ग्रोथ कितना हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो बर्थ रेट है वो कितना हुआ है। इसके बाद आता है मोर्टालिटी। दैट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज लाइक द बर्थ रेट, लाइक नंबर ऑफ डेथ फॉर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन। अगर हम इसके बारे में बात करें तो मोर्टालिटी क्या होता है ना, इट इज द नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन द यूनिट टाइम। फिर आता है सेक्स रेशियो। इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में क्या होता है ना, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, वैसे ऐसे ही सेक्स बहुत सारे सेक्सेस होते हैं, मेल फीमेल, मतलब कि 2 मेन प्राइमरली 2 तरह के सेक्सेस होते हैं, मेल या फिर फीमेल। लेकिन वो तीसरे सेक्स भी है जिसको हम यहाँ पर कंसिडर में नहीं लेंगे। इन प्लांट्स मोस्ट ऑफ देम आर बाइसेक्सुअल। अगर हम प्लांट के बारे में देखें तो प्लांट में बहुत सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट में दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम रेशियो लेंगे, मतलब कि हर 1000 में कितना मेल है कितना फीमेल है, कितने मेल से कितने फीमेल है, तो उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। फिर आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स द कंपोजिशन ऑफ एज ग्रुप्स दैट इज फाउंड इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में किस तरह से एज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको हम देख सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन में। जहाँ पर क्या होता है ना, एक पॉपुलेशन में 3 तरह के एज ग्रुप दिखाई देते हैं।
एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, वो असल में अर्लियर स्टेजेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, आगे रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है वो क्या कर रहे हैं ना, वो असल में बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में है वो क्या कर रहे हैं ना, वो अपनी डेथ को इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि उनका सारा काम तमाम हो चुका है, वो सिर्फ डेथ को वेट कर रहे हैं। तो जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है मतलब कि यंग स्टेज है, अगर उनका नंबर ज़्यादा होगा तो वो पॉपुलेशन क्या होगा ना, वो एक्सपैंड करता जाएगा। लेकिन अगर उनका नंबर घटता ही जाएगा तो क्या होगा ना, वो जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करेगा। तो या इसी के साथ हमारा 3 डायग्राम यहाँ पर आता है, एक होता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, दूसरा होता है स्टेबल पॉपुलेशन और तीसरा होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अगर आप देखोगे तो नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सा पॉपुलेशन का डायग्राम दिया गया है और या फिर ये कौन सा एज डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम दिया गया है। तो आपको सिर्फ डायग्राम को देखकर बताना पड़ेगा कि ये एक्सपैंडिंग है या फिर स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है। असल में जो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है वहाँ पर यंग बहुत सारे होते हैं, मतलब कि अगर यंग ही नहीं होंगे तो पॉपुलेशन एक्सपैंड कैसे करेगा। मतलब कि जो लोग जुवेनाइल स्टेज में है वो अडल्ट होंगे, जब वो अडल्ट होंगे तब वो रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, तो इसीलिए एक पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा जो कि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में है। और इंडिया अभी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन की स्टेज में है जहाँ पर यंग मासेस बहुत ज़्यादा है। फिर आता है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होता है ना, जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं और जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो असल में सेम नंबर मेंटेन करते हैं, तकरीबन सेम नंबर मेंटेन करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा ना, पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। और जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसमें क्या होगा, उसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है लेकिन जो यंग मासेस है वो बहुत ही कम है। और उसके बाद आता है जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, वो भी कम है। तो क्या होगा, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो तो मरेंगे, जो रिप्रोडक्टिव है वो कुछ यंग वाले को पैदा करके वो भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे और वो भी मरने के लिए तैयार है। लेकिन जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में उनका जो नंबर है वो असल में घटता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी प्री रिप्रोडक्टिव में है वो रिप्रोडक्शन में घुस जाएंगे, तो जो रिप्रोडक्टिव है वहाँ पर उनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो यंग मासेस है उनका नंबर घट जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ पर ये लोग एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे, मतलब कि पॉपुलेशन साइज 0 हो जाएगा, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो धीरे धीरे मर जाएंगे और जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में है वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव में घुसकर बाद में वो सब चले जाएंगे और पॉपुलेशन 0 हो जाएगा। और इन तीनों को हम 3 तरह के डायग्राम से समझते हैं। जो पहला वाला है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायंगुलर पॉपुलेशन। जो स्टेबल पॉपुलेशन होता है उसको हम बेल शेप्ड कहते हैं, और जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होता है उसको हम आर्म शेप्ड कहते हैं, URN, दैट इज आर्म शेप्ड पॉपुलेशन। फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इट मीन्स द साइज इन रिलेशन टू यूनिट स्पेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर का पॉपुलेशन होता है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं अबंडेंस के साथ, न्यूमेरिकल डेंसिटी के साथ, बायोमास डेंसिटी के साथ। मतलब कि अगर हम देखें कि पॉपुलेशन कितना फैला हुआ है, अगर हम उसकी अबंडेंस के बारे में बात करें, अगर हम उसकी न्यूमेरिकल डेंसिटी के बारे में बात करें तो हम उसको गिनेंगे कि कितना पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब कि नंबर्स में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है जो बायोमास डेंसिटी, उसमें हम फिश, प्लांट उनको लेंगे, जिसमें हम फिश कितना, मतलब कि एक अगर हम एक पॉन्ड के बारे में लें और उस पॉन्ड से कितना फिशेस हमने प्रोड्यूस किया है तो हम इसको केजी या फिर किलोग्राम, ग्राम, उसमें हम उसको मेजर करेंगे। अगर हम प्लांट के पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो हम उनको भी
बायोमास में ही कंसिडर करते हैं, तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी का पता चलता है। मतलब कि अगर ज़्यादा फिशेस हुए हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें 100 या 200 फिश मिले हैं, हम ये बोलेंगे कि हमें 1 क्विंटल 2 क्विंटल फिशेस मिले हैं, तो उससे हम उसका पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो हम वहाँ पर न्यूमेरिकल डेंसिटी देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, मतलब कि कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग में। तो इस तरह से कुछ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ये सब बहुत ही वास्ट थिंग्स होते हैं, जो कि हायर स्टडीज़ में और भी डिटेल्स में पढ़ा जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।